हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर क्लासेस। मैं आपका अनदर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी पाल। जैसे कि आपके एसएससी जीडी का एग्जाम क्या है 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसी के लिए आपके क्या है प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है वो 9 होने वाला है। इससे पहले मैं आपके 8 सेक्शन और ले चुकी हूँ। इससे पहले भी आपके मैंने क्या है एसएससी जीडी के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपके करा दिए हैं। तो वो आपको क्या है सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट बाय मीनाक्षी पाल के नाम से आप सर्च कर लेना। बाकी की क्लासेस भी क्या है वो आपकी डेली की कराई जा रही है, तो सारी क्लासेस को आप अटेंड कर लीजिए। क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आज ये पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जो वर्तनी जिसकी बिल्कुल ठीक है वो आपको चयन करना है। 3 आपकी गलत है और 1 आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, वही आपको बताना है। फर्स्ट में लिखा है आपका वाल्मीकि, फिर लिखा है आपका वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीकि। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। देखो उसमें आपके चारों ही शब्द हैं, चारों तो सही नहीं होंगे, एक ही शब्द आपका सही है, वो क्या है वो आपको बताना है। तो आपको जो सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, वाल्मीकि इस प्रकार से लिखा जाता है। बाकी जो 3 है ये आपके गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट का सी हो जाएगा। देखो आपका जो पढ़ने का जो टाइम था वो तो आपका जा चुका है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करने हैं। प्रैक्टिस सेट से ही आपको पता चल जाएगा जो आपका एवरेज है वो कितना है। आज हमने जो क्वेश्चन रखे हैं वो आपके 30 रखे हैं, तो आपको 30 में से बताने हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। मैं आपको आंसर भी बताती जाऊंगी, आपको क्या करना है अपने टिक लगाते जाना है जो जो आपका आंसर है, फिर आप बताना कि आपका लास्ट में एवरेज क्या बैठता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी का अर्थ होता है आपका समान अर्थ प्रकट करने वाला, यानी कि पर्यायवाची। और अपनी भाषा में आपको मैं बताऊं तो पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि एक इंसान के 3 नाम हो सकते हैं, उसी प्रकार से एक समान के भी 3 नाम हम कह देते हैं, है ना। हमारा स्कूल का नाम कुछ और होगा, घर का कुछ और होगा, दोस्त कुछ और बुलाते होंगे, ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से पर्यायवाची आपसे पूछा गया है लहर का, तो लहर का पर्यायवाची क्या होगा इनमें से आपको बताना। अहि होगा, उर्मी होगा, विवाह होगा, चंचला होगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ। अहि होता है आपका सांप का, सांप का होता है, भुजंग भी कहा जाता है इसे, है ना, नाग भी कहा जाता है। उर्मी किसका है ये आपको बताना है, विवाह है, चंचला है। चंचला कहा जाता है किरण को, किरण हुई, रोशनी हुई, इसे कहा जाता है। जो लहर का पर्यायवाची होगा वो उर्मी होगा। लहर जो कहा जाता है आपका उर्मी हो सकता है ना। उर्मी यानी कि ये जो लहर आपकी जो मतलब कि जो पानी होती है उसकी लहरों को कहा जाता है, या धारा भी कहा जा सकता है इसका। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आप लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हो आप अपने आंसर को एवरेज करके नोट करते रहना। लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो आज हमने 30 क्वेश्चन करे हैं उसमें आपका कितना एवरेज बैठ रहा है। मैं आपको ये कहने के लिए बोल रही ताकि आपको पता चले जो आप इतने दिन से तैयारी कर रहे थे आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सलील किसका पर्यायवाची है, यानी कि जो सलील शब्द दिया है इसका पर्यायवाची क्या होगा। ये किसका पर्यायवाची ये पूछा है, सॉरी, वायु का, जल का, अग्नि का या कमल का। देखो कमल का क्या होता है आपका पंकज, जलज। अग्नि का क्या होता है, अग्नि को क्या कहा जाता है, आग कहा जाता है, पावक कहा जाता है, यही तो कहा जाता है। जल का क्या होता है आपका पानी होता है, नीर होता है, पय होता है। वायु, वायु किसका है आपका अनिल, अनिल हुआ, बेग हुआ, पवन हुआ, ये सब क्या है। मैंने सबके पर्यायवाची लिख दिया। अगर आपके पास किसी का नोट भी नहीं है तब भी आप लिख सकते हो। वैसे ये बहुत इजी है, मैं आपको बताऊं ये सब आपके पास में नोट होंगे। तो जो सलील होता है वो होता है आपका जल का, जल को आपके पानी, नीर, पय और सलील भी कहा जाता है। तो इसका थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपके करंट अफेयर्स की क्लास भी डेली चल रही है, ठीक है।
और आपकी एसएससी की चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है और लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। इसलिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी लाइव क्लास हो या कोई सी भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो आपको अब क्या करना, आप सारे टीचर्स क्या है आपके लिए, सबके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए। और प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इससे आपका क्या होगा, एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। फोर्थ में है कि आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। देखो रेखा इस पे खींची हुई थी, ठीक है, आधुनिक शब्द है, इसका जो पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। उपरोक्त वाक्य में हाँ पर्यायवाची बताना है, आधुनिक का पर्यायवाची क्या होगा। प्राचीन होगा, प्रासंगिक होगा, पुरातन होगा, अर्वाचीन होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो प्राचीन किसे कहा जाता है, पुराने समय को कहा जाता है, जो आपका पुराना समय होता है उसे कहा जाता है। प्रासंगिक का मतलब होता है किसी को विस्तार में बताना, है ना। पहले चलो इनका छोड़ो, मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। जो आधुनिक है इसका मीनिंग क्या होगा। आधुनिक का मीनिंग होता है नया जो समय चल रहा है। कहते हैं ना आधुनिक युग में ये काम हो रहे हैं, कि विज्ञान ने आधुनिक युग में इतनी तरक्की कर दी है, इतना बढ़ावा दे दिया। तो आधुनिक को क्या कह सकते हैं हम, नया युग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नया युग। नया युग है ये, एक तरीके से नया काम है, नया वर्ष है। पुरातन क्या है, जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। जैसे मैंने बताया ना, प्राचीन इसी में ही आ जाएगा, प्राचीन आपका इसी में ही आ जाएगा। प्राचीन क्या होता है, प्राचीन काल की बात है। जब आपने किताबें पढ़ते होगे उसमें लिखा हो ना प्राचीन काल की बात है, कि हिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, पुरानी बातों को प्राचीन काल कहा जाता है। लेकिन आधुनिक क्या होता है, नया होता है आपका। और इसका जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या तो नया युग कह दो, नवयुग कह दो, आधुनिक कह दो या अर्वाचीन कह सकते हो, ठीक है। या आने वाला जो साल होगा या आने वाला जो समय होगा उसे भी आधुनिक ही कहा जाता है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, लोहा मानना मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा। यानी कि जो लोहा मानना है, मुहावरे आप लोगों ने देखो मुहावरे पढ़े होंगे, विलोम शब्द पढ़े होंगे, क्योंकि ये सारे क्या आपके एग्जाम में आते हैं। ग्रामर आपकी कभी नहीं बदलने वाली, चाहे आप एसएससी जीडी की एग्जाम की तैयारी करो, आने वाली यूपीपी की वैकेंसी आने वाली उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप शिक्षक बनना चाहते हो, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करो, हिंदी तो आपकी मस्ट है कि वहाँ आनी ही आनी है। और ग्रामर कभी बदल नहीं सकती, चाहे शिक्षा नीति बदल जाए चाहे कुछ भी बदल जाए, हिंदी में तो वही है ना। तो लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, श्रेष्ठता स्वीकार करना, शत्रुता करना, प्रतिरोध करना या अधीनता स्वीकार कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, श्रेष्ठता स्वीकार करना, लोहा मानना। यानी कि कह सकते हैं कि पुराने समय में जो था, जो हम मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, या फिर कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों से क्या करवाया था, लोहा मनवा लिया था। मनवाने क्या, अपनी श्रेष्ठता को स्वीकार करवा लिया था उन लोगों ने, क्योंकि क्या था पहले के लोगों ने बहुत मेहनत की थी। तो लोहा मानना का अर्थ होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना, शत्रुता करना नहीं कहते इसे, न प्रतिरोध करना, ये सब नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। देखो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन था, यहाँ से आपका ये वाक्य है, तो इसमें पूछा है त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है गलती, कि ये जो वाक्य लिखा है आपका इसमें क्या गलती है ये आपको बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। पढ़ लेते हैं। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा, तो भोज होगा ये गलत है, हमारे बेटे के ये गलत लिखा हुआ है, ये उपलक्ष्य में गलत लिखा हुआ है, या विवाह के गलत लिखा हुआ है। देखो आपको साफ साफ पता लग रहा है ये गलत लिखा है, ये उपलक्ष्य लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध होता है ना, ऐसे लिखा जाता है उपलब्ध, इन्होंने लिखा है उपलक्ष्य, तो यही गलती है, क्योंकि इन्होंने पूछा ही आपसे गलत था। यहाँ होना चाहिए हमारे बेटे के विवाह के उपलब्ध में भोज होगा, यानी कि उनके जो बेटे की विवाह है यानी कि शादी है उसके उपलब्धता में भोज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सी ही गलत दिया है और पूछा ही आपसे गलत था। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जितने भी टीचर्स आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। देखो प्रीवियस ईयर आपको इसलिए करवाया जाता है, ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आपको एक ना एनालिसिस हो जाता है कि क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं। कुछ लोगों ने क्या होगा
प्रीवियस ईयर अभी तक देखा नहीं होगा, कुछ नए नए पढ़ा होगा, तो प्रीवियस ईयर के पढ़ के से ये हो जाता है कि हमें पता चल जाएंगे क्वेश्चन किस टाइप से आने हैं और कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं। 7 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ध्यान से पढ़ना, ये लिखा है कि वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। माफ करना, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि ये जो डैश डैश लाइन दिख रही है इसमें आपको फिल करना है। बिजली बड़े जोर से डैश डैश रही है, कड़क, गरज, कुकड़, ये चिंगाड़, क्या आना चाहिए इसका आंसर? देखो, हाथी चिंगाड़ता है। कुकड़ क्या होती है? ठंडी कुड़क, कहते हैं ना, कड़की पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, तो ठंड के लिए होगा। बादल गरजते हैं। बिजली क्या है? कड़कती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा कि बिजली बड़े जोर से कड़क रही है। कुछ लोग तड़क भी बोल देते हैं, तो कड़क रही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। देखो, आप लास्ट में मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना जो आपके 30 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसमें से आपके कितने सही हुए हैं। इससे हमें भी पता चल जाएगी कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो और हमने जो पढ़ाया वो आपके कितना काम आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा इसमें? बरसात में मेंढक हैं, मचलते हैं, गुजराते हैं, टर्राते हैं, दहाड़ते हैं। बताइए क्या आना चाहिए इसमें? बरसात में मेंढक, मचलते हैं, इन्हें तो बरसात में पानी में तो रहते हैं ये। गुजारते हैं, टर्राते हैं, दहाड़ते हैं, शेर दहाड़ता है, दो तो वैसे ही हट गए। गुंजारते हैं नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बरसात में मेंढक टर्राते हैं। ये इसी टाइप का ही आपके क्वेश्चंस में आने वाले। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे, जिन्होंने कभी पहले एग्जाम नहीं दिया होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना और सारे चारों ऑप्शन को देखना है। हो सकता है वर्तनी पूछ ली जाए, हो सकता है क्या पूछा जाए, तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 में लिखा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या होगा? विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका या विभीषिका। देखो, पहले मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। विभीषिका का अर्थ होता है डर, भय। डर या भय को विभीषिका कहा जाता है, ये किसी से डरा हुआ। तो इसकी जो वर्तनी है वो बतानी है, सही वर्तनी वाला कौन सा इसमें हो जाएगा। सेकंड होगा, थर्ड होगा, ये कौन सा होना चाहिए इसमें राइट आंसर? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। इसमें शायद डी और जो ए है वो सही लिखा हुआ है, तो मैं इसे हटा दे रही हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आप लोगों की। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, विभीषिका इसी प्रकार से लिखा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? डर या भय होता है। देखो, अर्थ निकालना भी जरूरी होता है, हमें इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे इसका अर्थ पूछ लें, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो विभीषिका का अर्थ क्या होता है? तो भय या डर कहा जाता है विभीषिका को। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। समान उदर से जन्म लेने वाला, यानी क्या है? समान उदर से जन्म लेने वाले के लिए क्या होना चाहिए? समान उदर का मतलब होता है, उदर का मतलब होता है पेट। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? समान उदर से जन्म लेने वाले, यानी कि समान पेट से जन्म लेने वाले। जैसे आप हो, आपका भी कोई भाई बहन होगा, है ना, आपके भी कोई बहन भाई होंगे, तो उनकी माताजी और आपकी माताजी एक ही तो हुई, यानी कि आप लोगों ने समान उदर से ही जन्म लिया है। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? सउदर कहा जाएगा, सही कहा जाएगा, सखा कहा जाएगा। देखो, सखा कहा जाता है दोस्त को, दोस्त को कहा जाता है सखा। साउदर, ये तो फिर साउदर यानी कि समान उदर ही हो गया। इसका अर्थ जो हो रहा है वो समान उदर लिखा जाएगा। लेकिन ये तो खुद पूछ रहा है, जो समान उदर यानी कि एक पेट से जन्म लेने वाले बहन भाई हो या भाई भाई हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो उसे कहा जाता है आपका सहोदर। सहोदर, जैसे सहपाठी होते हैं ना, एक कक्षा में पढ़ने वाले, सहपाठी कहा जाता है। किताबों में आपने पढ़ा होगा, अगर सुना तो नहीं होगा, इस टाइम पे तो क्लासमेट कहा जाता है ना, सेम बेच वाले कह सकते हैं हम। लेकिन क्या कहा जाता है हिंदी में? उसे सहोदर कहा जाएगा, समान पेट से जन्म लेने वाले। और समान क्लास में पढ़ने वाले, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले को सहपाठी कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यानी कि जो काम में आप लगे हुए हैं वो काम आपका सफल हो जाए तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा या उस काम को क्या कहा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मान लो आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करो, एक जॉब के लिए तैयारी करो, बहुत दिल से मेहनत कर रहे हो, बहुत दिनों से भी मेहनत कर रहे हो और आप क्या है एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, जॉब आपके हाथ में हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? अब बताइए, कृतज्ञ कहा जाएगा, कृत्रिम कहा जाएगा, कृतघ्न कहा जाएगा, कृतार्थ कहा जाएगा? देखो कृतज्ञ कहा जाता है उपकार मानने वाले को, उपकार मानने वाले को, उपकार मानने वाले को कहा जाता है कृतज्ञ। कृत्रिम क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल होता है। कहते हैं ना कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है, ये आर्टिफिशियल कहा जाता है जो काम होता है। एक तो प्योर होता है, नहीं सॉरी, एक होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होता है जो भगवान की देन से हो सकता है, एक होता है कृत्रिम। एक वर्षा वो होती है जो भगवान की मर्जी से होती है, उसे कहते हैं प्रकृति की देन हो रही है, और एक होती है कृत्रिम वर्षा जब कराई जाती है तो वो आर्टिफिशियल होती है जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कहा जाता है, जो मानव से निर्मित होती है। कृतघ्न का क्या मतलब होता है? जो उपकार नहीं मानता, जो उपकार नहीं मानता, नहीं मानता। देखो मैं सबके अर्थ बता रही हूँ, क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, हमें सब तरीके से ज्ञान होना चाहिए, इसका भी अर्थ पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ऐसा ही आ जाए, इनका अर्थ ही आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आपका डी, यही इसका राइट आंसर है, कृतार्थ। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ मानव निर्मित। इन जो वर्ड हैं छोटे छोटे, इनका अर्थ जरूर पता होना चाहिए और नोट भी कर सकते हो आप लोग। मानव निर्मित ये लिखा है। कृतार्थ कहा जाता है जिस उद्देश्य से आप क्या है, जिस आपने जो उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो यानी कि खुश हो, उसे कहा जाएगा कृतार्थ। यानी कि जो उसने अपना कर्ता यानी कि जो करता है करने वाला, उसने वो काम कर लिया, वो संतुष्ट है, तो उसे कृतार्थ कहा जाएगा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे सीटेट में आते हैं ना आपके, पूरे उसी के तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो क्लियर दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा, मैं पढ़ लेती। लिखा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो वाक्य आपको दिया है, यदि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, प्रतिस्थापित का मतलब है यानी कि हम अलग करके दूसरा शब्द रख सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो उसे हमें चयन करना है इनमें से 4 ऑप्शन में से। फिर आगे इन्होंने लिख दिया, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, अगर यानी कि जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक विकल्प आपको दिया गया है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें चुन लेना है। अगर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, बदलाव की जरूरत है, तो जो बदलाव इसमें करना है उस शब्द को आपको इसमें से चुनना होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो ये लिखा, हमें ये ने कहा था, हमें ये ने, ये जो अंडरलाइन हो रही है ना, इसमें आपको लिखना है क्या ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगर ये ठीक लिखा हुआ है तो इसमें हम ये लिख देंगे कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसे चुन लेंगे। पहली बात तो ये ठीक लिखा हुआ नहीं है। हमें ये ने कहा, किसने कहा ये तो नहीं लिखा। अब पढ़ लेते हैं, उसने, इन्होंने या उन्होंने। हमें उसने कहा था ये आना चाहिए, या हमें इन्होंने कहा था या उन्होंने कहा था। देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, और ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इन्होंने की जगह उसने भी तो लिखा आना चाहिए था। ये बात भी ठीक है कि हमें उसने कहा था, लेकिन क्या होता है, उसने कहा था तो एक तरीके से हम इस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, सम्मान से नहीं बोल रहे। अगर हम ये बोलेंगे ना, हमें इन्होंने कहा था, तब क्या होगा, तो ये बिल्कुल रिस्पेक्ट वाली बात हो जाएगी। उन्होंने भी शब्द जो होता है वो तुम में ही आ जाता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है हमें इन्होंने कहा था, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विपत्ति यानी कि मुसीबत। विपत्ति का अर्थ क्या होता है आपका? मुसीबत होता है ना, कि किस मुसीबत आन पड़ी। सॉरी मुसीबत लिख दिया मैंने, मुसीबत। विपत्ति का विलोम शब्द होगा सम्मति। देखो सम्मति नहीं होगा, आपत्ति, संपत्ति या उत्पत्ति। उत्पत्ति से तो कहते हैं जो कुछ नई चीज बनती है,
है ना, नया चीज़ बनता है, ये जन्म होता है किसी का, तो उसे उत्पत्ति कहा जाता है। जैसे मान लो हमारे पहले टाइम में क्या था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, और अब तो ऐसा हो गया कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो ये भी क्या है, एक विज्ञान की उत्पत्ति है ना, एक आविष्कार है। तो विपत्ति का उल्टा पूछा है, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। देखो विपत्ति और आपत्ति एक ही बात हो गई। आपत्ति को भी हम मतलब मुसीबत कहते हैं, विपत्ति को भी मुसीबत कहते हैं। सम्मति कोई शब्द नहीं होता, सम्मति कोई शब्द नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति। विपत्ति मुसीबत है और संपत्ति है ना, तो कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना, धन है तो कभी तो कोई दुखी रह ही नहीं सकता, इसलिए इससे उल्टा क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ, यानी कि मुहावरा लिखा है इतना, इसका अर्थ क्या होगा, विरोध में खड़ा होना, अकड़ कर चलना, सिर ऊंचा करना, या पीछे पड़ना। देखो पीछे पड़ना तो नहीं होगा, सिर ऊंचा करना नहीं होता है। वो तो कहते हैं ना कि गर्व से हमारा सिर ऊंचा कर दिया, तो वो वाली बात नहीं लिखी, इसमें सिर उठाना लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। अकड़ कर चलना नहीं। इसका राइट आंसर आपका है ए, विरोध में खड़े होना। कहते हैं ना कि इतने सारे लोगों में सिर्फ एक ही सदस्य था जिसने सिर उठाने की ज़रूरत की। ये पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं, आज तो नहीं बोलते हैं आजकल की फिल्मों में। पहली फिल्मों में कहते थे कि हमारे खिलाफ, ठाकुर जो बोलते थे कि हमारे खिलाफ किसकी ज़रूरत हुई सिर उठाने की, तो उस वाली डायलॉग का है ये कि सिर उठाने का अर्थ क्या होगा, विरोध में खड़ा होना। अगर किसी के विरोध में खड़े हो आप तो उसे क्या है, कहा जाता है सिर उठाना। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। सॉरी, इसमें क्वेश्चन ही नहीं लिखा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। संधि का विलोम शब्द होगा, संधि का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि जो संधि शब्द है इसका विलोम यानी कि इसका उल्टा शब्द अर्थ बताना है आपको। दुराग्रह, आग्रह, विग्रह क्या होगा, ये आपको इसमें बताना है संधि का। देखो जो समास होता है उसका होता है आपका ब्यास, समास का विलोम हमेशा ब्यास होता है। दुराग्रह क्या हो जाएगा आपका, आग्रह हो जाएगा, और आग्रह का ही विलोम क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही कट गया। दुराग्रह का अगर आग्रह हो गया है तो आग्रह का भी तो क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। तो ये तो इसी में खत्म हो गया, और समास का ब्यास होता है, एक ही बचा है, विग्रह होगा। संधि का जो विलोम शब्द होगा वो आपका विग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैं इसका अर्थ और बता देती हूँ। संधि का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, संधि कर लेना, है ना। कहते हैं ना पुरानी, देखो कहोगे मैडम पुरानी वाली बातें करती हैं किताबों में ये लिखा जाता है कि इस वंश के राजा ने उस वंश के राजा से संधि कर लेती। तो संधि का मतलब क्या है, मिलाप कर लिया था, जोड़ लिया था राज्य को, उसे कहा जाता। और विग्रह का मतलब होता है अलग अलग कर देना, टुकड़ों में बांट देना। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, फिर मैं इसका अर्थ बताती हूँ। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ये नेता, अगर ये जो वाक्य लिखा है इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है तो इसमें आप बदलाव करो, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रतिस्थापित कर दो। और अगर बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो उस शब्द को चुन लो कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और बदलाव कर रहे हो तो इसमें सही क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो ये नेता मंत्री परिषद में नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। पहले आप यहीं पे देख लो, अगर ये गलत लिखा हुआ तो ठीक बताओ इसमें क्या क्या गलती है, ये बतानी है आपको इसमें। और कोई गलती नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये आपको चुन लेना है। तो देखो ये नेता मंत्री परिषद में नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ गलती लिखी हुई है। देखो ये सही नहीं लिखा हुआ, मंत्री परिषद में नहीं है, देखो बिल्कुल ठीक है, मंत्री नरिषद में, ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि ये नेता मंत्री परिषद में नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 में लिखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि जो सबसे ठीक इसमें बैठ रहा हो वो आपको लिखना है। तो क्या होगा, मैं डैश डैश श्रद्धा रखती हूँ आप पर,
आपको, आपकी या आपने, देखो नहीं पता तो रख रख कर भी देख लो। मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको श्रद्धा रखती हूँ, ये तो नहीं जच रहा ना, ये होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका एक ही है। नहीं तो आपको क्या, आपके पास टाइम है तो आप रख रख कर भी देख सकते हो, बट कुछ भी सही नहीं बैठ रहा। देख लो, मैं आपने श्रद्धा रखती हूँ, ये शब्द नहीं बनेगा, ये आएगा मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ। जैसे आप भगवान की पूजा करो तो कह सकते हो कि मैं भगवान पर श्रद्धा रखता हूँ या रखती हूँ, है ना। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। 30 क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम, फिर आप मुझे एवरेज बताना अपना कमेंट सेक्शन में कितने आंसर आपके सही हुए हैं। इसमें लिखा है 20 में कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके आर पार देखा जा सके, उसे क्या कहेंगे। पारदर्शी, अपारगम्य, दर्शक या मूक दर्शक, क्या होना चाहिए। देखो दर्शक तो वो होते हैं आपके, जो लोग कोई शो देखने आते हैं ना, उन्हें दर्शक कहा जाता है ना, उसे ही तो कहते हैं हम दर्शक, कि दर्शक क्या है, फिल्म देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हें दर्शक कहा जाता है। मूक दर्शक जो बोल नहीं सकते, जो बोलते नहीं है दर्शक और सिर्फ देखते हैं, ये सुन सकते हैं, उन्हें मूक दर्शक कहा जाएगा। अपारगम्य, वो सुना होगा आपने साइंस में, अपारगम्य झिल्ली जो होती है, जो अंडे का जो छिलका होता है अंदर का येलो वाला जो पार्ट होता है, यॉक बोला जाता है, उसकी झिल्ली की तरह होती है पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, जिसमें क्या पानी पार हो सकता है हल्का, लेकिन जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे कहा जाता है पारदर्शी। साइंस में बहुत पढ़ा होगा, पारदर्शी, अपारदर्शी या दर्शी, जिसमें आर पार देखा जा सकता है। तो आर पार किसमें नहीं देखा जा सकता, पारदर्शी चीज़ों में आर पार नहीं देखा जा सकता। तो 20 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। इसमें क्या पूछा गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी कि जो शब्द आपको दिया है इसका विलोम आपको बताना है, इसका उल्टा अर्थ बताना है आपको। दिए गए शब्द का विलोम, उत्तीर्ण का क्या होगा, अनुत्तीर्ण, वित्तीर्ण, अवतीर्ण या अनुत्तीर्ण। देखो ये तो होता ही नहीं है, अवतीर्ण भी नहीं होता, वित्तीर्ण भी नहीं होता, इसका राइट आंसर होता है अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण यानी कि पास, एग्जाम में पास, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल जिसे कहा जाता है हिंदी में। कहते हैं ना कि इतने विद्यार्थी, आप लोग जब वो पढ़ रहे होंगे ना मैथ, उसमें लिखा आता है इंग्लिश में तो फेल और फेल कह सकते हैं, लेकिन जो हिंदी में लिख कर आता है कि इतने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इतने % विद्यार्थी क्या अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण, पास या फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। इसमें क्या पूछा गया है, ट्वेंटी टू में आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो विकल्प इसमें सही बैठना है आपको वो फिल करना है। रोहन को डैश डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, क्या होना चाहिए, डर, शंका, आशंका या भय। रोहन को डैश डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। देखो आप अपने हिसाब से इसे लगा के देख सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, शंका। इसमें शंका फिल किया जाएगा। रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, यानी कि उसे डाउट है कि वो इतना काम कर सकेगा। डर नहीं आएगा, आशंका नहीं आएगा, शंका आएगा इसमें। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी कि अभिभाव जो होता है इसका बताना है आपको उल्टा। अनिभाव होगा, तिरोभाव होगा, प्रदुभाव होगा, ये निर्भाव होगा। अभिभाव, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, तिरोभाव होगा, तिरोभाव हो जाएगा। अभिभाव यानी कि अंदर मन से जो भावना होती है उसे भावना को प्रकट करना, अभिभाव वो है। और तिरोभाव क्या हो जाएगा, बाहरी मन की जो भावना कह सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो 23 का राइट आंसर क्या है आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, उसे क्या कहा जाएगा। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। अमर, अमर तो वो कहते हैं जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे कहा जाता है। कहते हैं ना अजर अमर, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे। ये दोनों शब्द बोले जाते हैं आपके सामने।
अजर अमर, यानी कि जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी मरे ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था आचार और विचार। आचार का मतलब होता है आपका आचरण और आपका व्यवहार, और विचार होता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि आपका व्यवहार और आपके सोचने का तरीका क्या है। इन दोनों बातों को ऐड कराया जाता है। उसी तरीके से अजर अमर बोला जाता है, जो कभी बूढ़ा ना हो। कहते हैं ना जो बूढ़ा हो जाता है वो मर जाता है, तो जो कभी बूढ़ा ना हो और जो कभी ना मरे उसे अजर अमर कहा जाता है। उसर कुछ नहीं होता, कुलीन जो कुल से होता है अपने अजर का, इसे कहा जाता है आपका अजर। और जरा इसका उल्टा हो जाएगा, जो बूढ़ा हो जाए उसे जरा कहा जाता है, और अजर उसे कहा जाता है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही दिया गया है अर्थ, यानी कि जो सही दिया गया है वो आपको चुनना है। चुल्लू और लहू पीना, चुल्लू और लहू, चुल्लुओं का अर्थ पता है? आपकी दोनों हाथों को मिलाकर इसे कहा जाता है चुल्लुओ। कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये भी एक मुहावरा ही है आपका, उसमें ही कहा जाता है। तो चुल्लू लहू पीने का क्या अर्थ होगा? जड़ से खत्म करना, दिया बुझाना, या बहुत कष्ट देना, या मौत की तैयारी। क्या होना चाहिए? जड़ से खत्म करना तो नहीं होगा, दिया बुझाना। इसका राइट आंसर आपका सी है बहुत कष्ट देना। चुल्लू लहू पीना यानी कि किसी इंसान को ऐसे तिल तिल परेशान करना और उसे क्या करना, बहुत ही दिक्कत में लाना, तो बहुत कष्ट देना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। इसमें आपसे पूछा है उसको प्राण निकल गए अशुद्ध अंश का स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये जो वाक्य लिखा है आपका इतना, इसमें अशुद्ध अंश यानी कि जो गलत है वो आपको बताना है। उसे बताना है कि इसमें क्या गलती हुई है। उसको प्राण निकल गए, तो इसमें क्या गलती है? उसको निकल गए या प्राण, बताइए इसमें क्या गलती होनी चाहिए? देखो साफ साफ दिख रहा है उसको गलत लिखा हुआ है, उसके होता है यहाँ पर, या उनको होता, उनके प्राण निकल गए। इसमें लिखा है उसको, तो ये गलत है, उसके प्राण निकल गए ये होना चाहिए। और आपसे पूछा ही इसमें गलत था, कहा था ना अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए, तो क्या है आपका अशुद्ध, उसको गलत है। बाकी ये तीन जो चीज़ें लिखी हुई है ये बिल्कुल ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो आपको वाक्य दिया गया है इसके लिए एक शब्द चुनना है। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? विश्वासी, विश्व, या विश्वास पात्र। देखो विश्व तो होगा नहीं, संसार को कहा जाता है विश्वासी। ऐसा कभी सुना है विश्वासी कि वो इंसान विश्वासी है? विशेष नाम होता है किसी का, ये भी नहीं होगा। विश्वास पात्र, जो विश्वास करने के योग्य होता है उसे विश्वास पात्र कहा जाता है। लेकिन आपसे इसमें पूछा गया कि जिस पर विश्वास किया जा सके, योग्य नहीं पूछा है कि ये विश्वास के योग्य है या नहीं, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया जा सकता। अगर ये पूछा जाता ना कि जो इंसान विश्वास करने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताओ, तब आप किस पे लगाते? विश्वास पात्र पे लगा सकते थे हम, तब उसके लिए आता है विश्वास पात्र। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जिसकी वर्तनी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है वो आपको बताना है। फर्स्ट में लिखा है कालिदास, कालीदास, फिर कलिदास या कलिदास। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? देखो वर्तनी तो पूछी गई है, ये लिखा है कालिदास। कालिदास की दो हैं, एक तो मेघदूतम है ना, हाँ सबको नहीं, हाँ मेघदूतम बहुत प्रसिद्ध है इनकी लिखी हुई जो कहानी है कालिदास की। जो कालिदास ही लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत लिखे हुए हैं। बड़ी मात्रा नहीं आती, इसमें आ गया है, ये भी गलत है। तो सही वर्तनी किसकी है? फर्स्ट वाले की है। तो 28 का क्या है राइट आंसर है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ लेना। देखो इसमें वर्तनी पूछी थी, आपको इसमें सही से ही देखना हो सकता है। तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसकी PDF आपको मिल जाएगी आंसर के सही। जो जितना भी मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है ना, इसकी PDF क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप क्या करना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस क्लास के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी, चाहे वो मैथ की हो, SSC की हो, हिस्ट्री की हो, हिंदी की भी आपको प्रैक्टिस सेट की जितनी भी हो रहे हैं सबके क्या PDF मिल जाएंगे। क्लास भी अटेंड करना और PDF भी रख लेना, ताकि आप जब टाइम हो तब आप पढ़ सकते हो।
ये नहीं है कि आपको क्लास खोलने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 29 दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है, पर्यायवाची को कहा जाता है। समानार्थी या पर्यायवाची ये समान अर्थ वाले। राजा का क्या होना चाहिए समानार्थी, इसमें से मतलब कौन सा है? रत्नाकर है, मयंक है, मुकुद है या अनिल है? क्या होगा? राजा सॉरी दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। राजा क्या क्या होना चाहिए? मयंक होना चाहिए, मुकुद होना चाहिए, या अनिल होना चाहिए। रत्नाकर तो नहीं होगा इसका राइट आंसर, ना मुकुद। अनिल तो वायु का होता है आपका, अनिल तो आपका, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है वो मैं आपकी सही कर दे रही हूँ। यहाँ महीप होना चाहिए था और महीप ही इसका राइट आंसर है। राजा का पर्यायवाची महीप होता है आपका, महीप हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा और नरेन हो जाएगा। राजा के होते हैं ये, नरेंद्र होगा, नरेन होगा, ठीक है। राजा का पर्यायवाची, इसके लिए सॉरी थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। यानी कि जो आपका ये शब्द लिखा है इतना बड़ा है ना, इसमें आपसे अंडरलाइन करके सिर्फ हवा का पूछा है। इस बात को भी ध्यान कर लेना कि जो ठंडी हवा लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, ये जो हवा है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। मातंग होगा, आवास होगा, आवास तो आपका घर को कहा जाता है, अनल होगा या अनिल होगा। हवा का क्या होना चाहिए? जो आपका हवा का होगा वो उसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अनल आपका आग का होता है। अनिल कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, देखो ये तो इजी है, वेग कह सकते हैं और इसे पवन भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसे हम क्या है, पवन भी कह सकते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा का पर्यायवाची आपका अनिल हो जाएगा। कहते हैं ना अनल और अनिल, आग और हवा, इन्हें भी दोनों को शब्दों को साथ में बोला जाता है, लेकिन अनिल किसका हो जाता है? हवा का, और अनल हो जाता है आपका आग का। तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने आज क्लास में डिस्कस किए हैं। मुझे आपसे यही बात कहनी है, ये जो 30 क्वेश्चन में थे इनमें से आपके कितने सही हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा जो क्वेश्चन आपको जो कराए गए हैं वो कितने अच्छे लगे। क्लास को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और क्या टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो सारी क्लासेस आपको मिल जाए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।